जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आप सबसे पूछा था कि मैं कुछ बुक्स पढ़ रही हूँ, उनका रिव्यू किया जाए या नहीं किया जाए। तो काफी अच्छे मुझे कमेंट्स आए और लोगों ने कहा कि मैम डिटेल रिव्यू किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों के पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता, कुछ लोग बुक खरीदना नहीं चाहते, कुछ लोग बुक में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो एटलीस्ट वो सुन सकते हैं और एक चीज समझ सकते हैं कि आजकल हमारी एजुकेशन के साथ या फिर आप जो पढ़ रहे हो उस माइंडसेट को वो जान सकते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करने के लिए आज हम एक बुक का रिव्यू करेंगे। पूरी बुक का रिव्यू नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज रिव्यू करेंगे और वीक में हम इसकी 2 क्लास लिया करेंगे, अगर अच्छे व्यूज रहे और आपके मुझे पॉजिटिव कमेंट्स मिले तो पहली बुक रहेगी हमारी गरीबों को अनपढ़ रखने की साजिश, डॉक्टर ML परिहार की बुक है। अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, काफी अच्छी बुक है और एजुकेशन को किस तरीके से लगातार डिमोरलाइज किया जा रहा है सरकार के द्वारा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस बुक का सेकंड टॉपिक है और पहले टॉपिक में हम काफ़ी बातें कर चुके हैं एजुकेशन के बारे में, मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, तो इसीलिए हमने उसको कवर नहीं किया है। तो आज हम सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे कि भावी पीढ़ियों को गुलाम और अनपढ़ रखने की साजिश कैसे चल रही है। 1950 में हमारा संविधान लागू किया था, उसी के साथ नीति निर्देशक तत्वों में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड फेयर एजुकेशन का एक मौलिक नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था उसे। किंतु 86 में संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया था, उसके साथ ही हमारे इस मौलिक कर्तव्य को मूल अधिकारों में बदल दिया गया। नीति निर्देशक तत्वों में से निकालकर इसे मूल अधिकारों में शामिल करने का मतलब है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। किंतु 1991 में कुछ ऐसा हुआ जैसे एजुकेशन का, शिक्षा का स्वरूप बदल गया। मनमोहन सिंह उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, LPG रिफॉर्म्स लागू हुए, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को औद्योगिकरण के लिए खोला गया। निजी कंपनियां बाहर गई काम करने के लिए, बाहर के लोग हमारी कंट्री में आए और एक प्राइवेटाइजेशन और एक कमर्शलाइजेशन हमारी अर्थव्यवस्था में कर दिया गया। किंतु हमारी शिक्षा भी उससे अछूती नहीं बची। शिक्षा में भी प्राइवेटाइजेशन आ गया और कमर्शलाइजेशन और कैपिटलिज्म आ गया। साथ ही साथ सरकारों का दायित्व भी शिक्षा से कम हो गया, क्योंकि जब प्राइवेट लोग हमारी एजुकेशन में जगह ले लेंगे, सरकार का दायित्व धीरे धीरे कम हो जाएगा। सरकार ने इस दायित्व को बहुत जल्दी ही। अब आप यहाँ मुझसे पूछेंगे कि जैसे हम अपना खाना एक्वायर करते हैं, खुद से कमाते हैं, रहने की जगह खुद से कमाते हैं, अपना रेंट पे करते हैं, तो क्या हम ऐसे शिक्षा का अपना वजन खुद नहीं उठा सकते? ये सवाल पूछा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। तब उन्होंने कहा कि भारत में असमानता बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक असमानता। एक धनवान व्यक्ति अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, उसे मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन दे सकता है। अगर वह पढ़ाई में कमजोर है तो उसे एक अच्छे ट्यूशंस दिला सकता है, एक्स्ट्रा क्लासेस दिला सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में डाल सकता है, यानी कि वो उसके लिए मल्टी डायमेंशनल दरवाजे खोल सकता है। लेकिन वही एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, वो अपने बच्चों के लिए कैसे मल्टी डायमेंशनल शिक्षा की व्यवस्था करेगा? और वो व्यक्ति गरीब है, इसलिए उसका बच्चा अनपढ़ रह जाए, ये बच्चे के साथ सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो भार है वो सरकार को वहन करना है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों में डाला था और कुछ समय बाद इसे मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया। और एक लाइन जो इस बुक में है मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसमें ये जो सरकार है भारत के लोगों की नहीं, राजनीतिक दलों की सरकार है। सोच सकते हैं कि राजनीतिक दलों की सरकार कैसे है। एक और चीज जो एजुकेशन में आजकल आती जा रही है वो है बैंक में एजुकेशन लोन लो। वैसे एजुकेशन लोन का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, किंतु मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट को इतना स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रेस ही काफी होता है, ऊपर से उसे लोन का स्ट्रेस भी दे देना चाहिए। जो बच्चा 15 से 20-25 सालों की एक लंबी पढ़ाई करके 25-30 लाख रुपए अपनी शिक्षा पे खर्च कर रहा है, उसके सिर पर अगर कर्ज का बोझ लाद दिया जाएगा तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी जॉब करेगा या ऐसे प्रोफेशन में जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करेगा जहां उसकी खुशी नहीं भी हो सकती है। वो कैपिटलिज्म के जाल में भी फंस सकता है। वो जो करना चाह रहा है वो नहीं भी कर सकता है, क्योंकि सिर पे एक लोन का बोझ रखा हुआ है, उसको उतारना पहले जरूरी हो जाता है। तो इससे बच्चे पे एक प्रेशर क्रिएट होता है और इससे जो इंट्रोड्यूस किया था भारत में वो प्राइवेट कंपनियों ने ही इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि शिक्षा को दूसरे तरीके से भी प्राइवेट करने की कोशिश की गई थी और इसमें बैंकों ने भी अपनी रोटियां बनाई। और दूसरी चीज है जो शिक्षा में एक चीज है, इसमें एक टॉपिक आता है कि जन सामान्य अनपढ़ रहेगा, यानी कि हम साधारण जो व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति है, वो अनपढ़ रहेगा।
वो अनपढ़ किस तरीके से रहेगा कि जो स्कूल्स हैं उनमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। भारत में एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो थी मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में बच्चों का एनरोलमेंट जरूर बढ़ा, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो गई। बहुत से बच्चे तो जिस वक्त मिड डे मील का टाइम होता है उसी वक्त स्कूल में कटोरा लेके आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कुछ वक्त एक गवर्नमेंट स्कूल में मैंने ट्रेनिंग की थी अपनी B.Ed के दौरान। तो तब वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा था कि कुछ बच्चे जो थे वो सीधा उसी वक्त आते थे जिस वक्त उनको मिड डे मील मिल रहा होता था, और पढ़ाई के उनका बिल्कुल इंटरेस्ट रहता ही नहीं था। एक नज़र सीधा यही रहती थी कि क्या बन रहा है, क्या आएगा। उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। एनरोलमेंट जरूर बढ़ा, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाई। मिड डे मील जैसी स्कीम अगर इतनी ही कारगर है और बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ा ही रही है, तो अमीर लोग अपने बच्चों को मिड डे मील स्कीम आने के बाद सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेज रहे। मिड डे मील जैसी स्कीम ने एक दूसरी चीज है कि उसने जो मिड डे मील स्कीम है उसने बच्चों को और ज्यादा उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया। आने के लालच से बच्चे स्कूल जरूर आए, लेकिन उस लालच ने उनसे शिक्षा का अधिकार उन्हें कहीं छीन लिया, को वंचित कर दिया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इन चीजों को देखा था। और दूसरा है कि 1835 में जब अंग्रेजों ने शिक्षा नीति को भारत में लागू किया था, उस वक्त भारत में मात्र 1% लोग एजुकेटेड थे, वो भी अपर कास्ट के थे और संस्कृत जानते थे। और 1% में काफी लोग ऐसे थे जो संस्कृत पढ़ना जानते थे, उसका हिंदी अर्थ नहीं जानते थे, यानी कि उस चीज को समझा नहीं पाते थे कि ये क्या है। इंग्लिश का तो नामो निशान भी नहीं था। किंतु आज जो हो रहा है, जो अंधकार युग उस वक्त था, और आज हम जो बोलते रहते हैं, आज जो लोग बोलते रहते हैं कि राम राज्य वापस लाएंगे, राम राज्य वो पुराना वक्त वापस लाएंगे। तो अगर एजुकेशन में यही चलता रहा, निजीकरण चलता रहा, व्यवसायीकरण चलता रहा, कैपिटलिज्म चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब कोई सरकार अपने दायित्व को अपना व्यवसाय बना ले, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपना बिजनेस बना ले, तो किसी भी चीज को बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। एशिया कॉन्टिनेंट एक काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसमें बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमसे बाद में इंडिपेंडेंट हुई, यानी कि हमसे बाद में उनको स्वतंत्रता मिली। इसमें ले सकते हैं आप चाइना को, जो हमसे बाद में इंडिपेंडेंट हुआ और आज इसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफी छोटी अर्थव्यवस्था रह गई है। ये सब हो पाया उनकी सरकार के द्वारा एजुकेशन पे, उनके औद्योगिकरण पे एक बहुत ध्यान देने की वजह से। सरकार ने बखूबी अपने दायित्व को निभाया। लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को जमीनें दे देती हैं, जिसपे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोली जाती हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं, जिनकी बहुत मोटी फीस होती है। पहले भारत में ज्यादातर सरकारी डॉक्टर्स हुआ करते थे, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स डॉक्टर बनाने के कम हुआ करते थे। तो आजकल सरकारी इंस्टीट्यूट्स को कम कर दिया गया है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को खोल दिया गया है। मेरा एक एक्सपीरियंस था, मेरे एक रिलेटिव थे जो अपने बच्चे का कोशिश कर रहे थे कि IIT में उनका एडमिशन हो जाए डॉक्टर के लिए, किंतु नहीं हो पाया। तो उन्होंने प्राइवेट के अप्लाई करने की कोशिश की। तो उसकी आप फीस जानते हो कि स्टार्टिंग में फीस जो डोनेशन थी वो कितनी मांगी थी, 1 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि एक गरीब व्यक्ति कैसे 1 करोड़ रुपए देके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा। IITs में और IIM में लगातार सीटों को कम कर दिया जा रहा है, डॉक्टर्स कम बन रहे हैं सरकारी, आजकल प्राइवेट डॉक्टर्स को ज्यादा निकल रहे हैं। यही इंजीनियरों का भी हाल है। जब हमारा सरकारी जो शिक्षा तंत्र है वो वीक होगा, तभी तो जो प्राइवेट तंत्र है वो मजबूत होगा। इसलिए सरकार अपने दायित्व को कम करती जा रही है, अपने हाथों से उसकी लगाम को ढीली करती जा रही है, ताकि जब उसके हाथों की लगाम ढीली हो तो निजीकरण बढ़ता जाए और निजीकरण उस लगाम को पकड़ ले। तो सच कहा है इस बुक में कि वो दिन दूर नहीं जब वो 1% वाला दौर वापस लौटेगा, क्योंकि बच्चों का एनरोलमेंट रेट बहुत कम हो चुका है। इसमें चिंता जाहिर भी की गई है। इसमें एक और चीज है जो मैं इसमें से पढ़ना चाहूंगी। शिक्षा वह होती है जो मुक्त करे, जो बांधे, जो गुलाम बनाए, वो शिक्षा कैसे हो सकती है? जो कर्जदार बनाए वो शिक्षा कैसे हो सकती है? इन बातों पर विचार करने की जरूरत है। और इस टॉपिक में उपाय भी दिए गए हैं कि भारत में हम इस तंत्र से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। भारत में हर साल चुनाव होते हैं, किसी न किसी चीज के चुनाव चलते ही रहते हैं। तो आपके पास जब भी कोई चुनावों के लिए वोट मांगने आए तो जो वो वादे करे उनसे पूछिए कि पहले आप अपने वादे लिख के दीजिए, और दूसरी बड़ी चीज कि आप अपना इस्तीफा लिख के हमें दे के जाइए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा ही होना चाहिए। जहां जिस भी विधायक ने, MLA ने, सांसद ने, मुख्यमंत्री ने अपने वादों को पूरा नहीं किया गया, उसके इस्तीफे को तुरंत संसद में के पटल पर रख दिया जाना चाहिए।
इस सारी जनता की तरफ से, जिस जनता ने हमने इनको बनाया था, आज इस जनता की तरफ से ये मुख्यमंत्री, ये सांसद, ये विधायक अपना इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ। आज पिछले 3 सालों से किसान सड़कों पे पड़े हैं। आप पंजाब, हरियाणा, यूपी इन सब की हालत देख रहे होंगे। भारत सरकार, भारत में जो आज सरकार है, उसने कहा था कि सरकारों की आय को दुगना कर दिया जाएगा, किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। लेकिन किसानों की आय को दुगना तो चलता क्या है, बल्कि घटा दिया गया। अगर ये सरकार जब ये वोट मांगने आए थे और ये किसान इस सरकार से इस्तीफा मांग के रख लेती, तो आज उस इस्तीफे को संसद के पटल पर भेजा जा सकता था कि आपने जो कहा वो पूरा नहीं हुआ। और ये जो ऊल जलूल भाषण देते हैं ना, ये भी इनके कम हो जाते। ये उपाय मुझे काफी अच्छा लगा है। कभी बोलते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनी है। हालत आजकल आप देख रहे हो कि कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बन रही हैं। कुछ भी वोटों के नाम पे उल जलूल बकवास कर देते हैं और उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ये भी बोलते हैं कि ये तो एक चुनावी जुमला था। 15 लाख का जुमला एक चुनावी जुमला था। बोल के मुकरने में इनको शर्म नहीं आती, किंतु जनता के पास अगर इनका इस्तीफा होगा तो इनको शर्म भी आएगी और ये काम भी करेंगे। हमारा पहला लेक्चर था किसी बुक के रिव्यू का, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सजेशंस भी मुझे जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा।